गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर थर्ड आपने कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर नंबर थर्ड से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एग्जांपल्स भी कर लिए थे। आपकी कोई क्वेरी नहीं है, हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हों। तो देखिए, आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। कैपेसिटेंस। तो आपको देखो, मैंने शुरू में एक चीज बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों मिलकर एक यूनिट बनते हैं। तो आज आप पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर। आपकी फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, फर्स्ट चैप्टर सेकंड डिपेंड करेगा, ये सेकंड वाला थर्ड पे और थर्ड वाला कहाँ पे। तो आपको एक काम करना है, चैप्टर नंबर थर्ड के जितने भी पॉइंट हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके चैप्टर 4 में काम आएंगे। तो देखें क्या होती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो चैप्टर की जो बेसिक्स हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। तो बात शुरू होती है मैटर से। और मैटर बनता किससे है? हमसे। और ये जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू कंडक्शन। सबसे पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, और थर्ड होता है इंसुलेटर। ये तीन, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए कैसे आपके काम आएंगे इस चैप्टर में। तो जनरली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है कि अगर कहीं से करंट फ्लो हो रही है, इजीली अगर कहीं करंट फ्लो हो रही है तो उसका नाम क्या है? कंडक्टर। अगर कहीं पे करंट फ्लो नहीं हो रही है तो वो क्या है? इंसुलेटर। और अगर कहीं करंट फ्लो कम हो रहा है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। इसी को ही अगर आप चार्ज के रेस्पेक्ट में देखें तो जिसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है इजीली वो क्या है? कंडक्टर है। जिसमें से चार्ज फ्लो बहुत कम हो रहा है वो सेमीकंडक्टर है। और जिसमें चार्ज फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वो है इंसुलेटर। तो तीन तरह की चीजें आपके सामने आई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से पढ़ें तो देखिए इसमें क्या होगा। आपको मैंने बताया कि एटम ही सब में होता है। तो एटम के लिए बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है? एक पॉजिटिव पार्ट, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन भी चार्ज नहीं होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एटम का जो सारा मास है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट मास कहाँ है? न्यूक्लियस। और जो ये आप देख रहे हैं ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तो होगा क्या? देखिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कि जैसे ही आप इस एटम को एनर्जी देंगे तो क्या होगा? फिजिक्स का रूल है एटॉमिक थ्योरी में कि सबसे पहले एनर्जी कौन गेन करेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी गेन कर ली है तो क्या होगा?
वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ेगा, आगे वाले में जाएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब यही तो है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे वाले ऑर्बिट की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है तो वापस आएगा। तो एक तरह का वाइब्रेशन इस इलेक्ट्रॉन में आ गया। और वो क्यों आया? क्योंकि आप इसको क्या देती हैं? एनर्जी देती है। तो एनर्जी देने से क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करेगा, और इस वाइब्रेशन के होने से अगर मान लीजिए कि एनर्जी की वैल्यू और मैं बढ़ा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकलेगा और यहां आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहां से फ्री हो गया? ये सेंटम से बाहर निकल चुका है। न्यूक्लियस की जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो चुकी है और इस इलेक्ट्रॉन का नाम है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अगर डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे कि जहां फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो कंडक्टर होता है, जहां नहीं होते हैं वो इंसुलेटर होता है, जहां कम होते हैं वो सेमीकंडक्टर होता है। तो सीधी सी बात यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर कंडक्शन ज्यादा है, वो कंडक्टर है। जहां कम है वो क्या है? इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो इसको कंडक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए आपके इस चैप्टर में दो चीजें काम आएंगी। आप यहाँ तक यही समझेंगे कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर कौन सा? ए सब्सटेंस through which charge or electric current can flow easily। कैसे होगा? a substance through which charge or electric current pass through easily is called conductor। सेकंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? चार्ज थ्रो नहीं कर पाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। पास थ्रू की जगह क्या आ जाएगा? कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। दो चीजें आपके सामने आई, एक आया कंडक्टर और दूसरा आया इंसुलेटर। अब देखिए इससे जुड़ी हुई दो चीजें हैं, एक तो है फ्री चार्ज और एक है बाउंड चार्ज। कौन कौन से होंगे ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं फ्री चार्ज। तो एटम के बारे में मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट सब बता दिया है। और यहाँ पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी थी ये भी बता दी थी। तो जो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन से आएगा उसका नाम क्या है? फ्री चार्ज। या फिर आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस की बॉन्डिंग से जो चार्ज फ्री है उस चार्ज को क्या कहेंगे आप? फ्री चार्ज। फिर आएगा बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्या होता है बच्चों? आपने देखा कि ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं जो न्यूक्लियस की बॉन्डिंग में है। इस न्यूक्लियस की बॉन्डिंग में जो चार्ज है उसका नाम है यहाँ पर बाउंड चार्ज, और जो फ्री है उसको कहेंगे अपन फ्री चार्ज। तो बच्चों दो तरह के चार्ज आपके सामने हुए, एक तो फ्री चार्ज है और दूसरा है बाउंड चार्ज। अब है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो देखिए क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता क्या है बच्चों? वैसे तो ये इंसुलेटर ही होता है, इसमें चार्ज फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, पर ये क्या करता है कि एक इंसुलेटर होता है ये, और इस इंसुलेटर को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ऐसा इंसुलेटर जिसको अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करे, उसे क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें तो देखिए, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट होता है कि स्केल को अगर आप अपने बालों में रख दें और पेपर के पास में ले जाएं तो पेपर को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। पेपर को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो कहां से आया अट्रैक्शन? अट्रैक्शन आया कहां से? आपने क्या किया, जब उसको अपने हेयर पे रब किया है तो रब करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होने से जो स्केल है वो चार्ज हो गई, और चार्ज स्केल को अगर आप पेपर के पास में ला रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन कहां से आया? स्केल जो है वो कंडक्टर नहीं है, स्केल इंसुलेटर ही तो है, और वो इंसुलेटर कुछ देर के लिए क्या दिखा रहा है आपको? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। इसका नाम क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल प्लास्टिक हो सकती है, इसका एग्जांपल एबोनाइट हो सकती है, इसका एग्जांपल ग्लास रॉड हो सकती है, इसका एग्जांपल कैट स्किन भी हो सकती है। ये सारे क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। अगर आप इन सब को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, तो ये क्या करेंगे? कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो इनका नाम है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। Dielectrics are the materials which do not allow electricity to flow within them but show electric effect. तो आप इसको नोट डाउन करें। Dielectrics are the materials which do not allow electricity to flow within them but show electric effect. इसके एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है, एबोनाइट, ग्लास, ऑयल, पेपर, etc। अब है आपका अगला पॉइंट, इसी से ही रिलेटेड है। पॉइंट है सेंटर ऑफ चार्ज। देखिए, सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है? दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल चार्ज ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर्ड। क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा चार्ज है, उसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ चार्ज। अब चार्ज बेटा दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो सेंटर ऑफ चार्ज भी दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एक होता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो देखो किस तरह शो करेंगे इनको। सेंटर ऑफ positive charges, second one is center of negative charges। दो तरह के सेंटर आपके सामने आ गए। अब ये काम क्या है? ये काम आएंगे इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। अब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को आप स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो तरह के हैं, और वो दो तरह के कौन कौन से हैं? एक तो है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
तो सबसे पहले बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट coincide with center of negative charge are called polar dielectrics। तो डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप के हैं, पोलर की बात करें। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कहीं भी अगर डाइपोल है तो वो कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक है, पोलर वाला। जैसे कि बात करें HCl की, H प्लस और Cl माइनस, या NaCl की कर लें, Na प्लस Cl माइनस, या H2O की कर लें, H प्लस O माइनस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाए जिसमें डाइपोल बन जाए वो कौन सा होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखें। सीधी सी बात है, डाइपोल बन गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कहीं भी अगर डाइपोल बन रहा है तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही। तो इसमें हमेशा एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, हमेशा इसमें कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। और अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो सीधी सी बात है, डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो इस पर क्या जनरेट हो जाता है, टॉर्क जनरेट। तो ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का टाइप है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। और या फिर आप बोलेंगे अगर कहीं भी डाइपोल बन रहा है तो वो क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डाइपोल मोमेंट हमेशा कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो कभी नहीं होगा। और अगर आप उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो वहां टॉर्क जनरेट हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सेकंड है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें क्या होता है, या तो नेगेटिव नेगेटिव होता है या सारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो डेफिनेशन देखिए सबसे पहले इसका, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होते हैं, तो उसमें अलग अलग होते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ ऐसा होगा, तो H होगा प्लस प्लस, O होगा माइनस, सिंगल, डबल कभी नहीं होगा। अब यहाँ डबल नहीं है मतलब डाइपोल नहीं बन रहा है। अगर कहीं डाइपोल बन ही नहीं रहा है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो ये क्या होंगे, लीनियर हो जाएंगे, पॉजिटिव 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 एक तरफ और नेगेटिव वाले सारे एक तरफ हो जाएंगे। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि मैटर तीन तरह का, यहाँ पढ़ना दो तरह का, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिसमें से चार्ज फ्लो करे, इंसुलेटर वो जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करे। एक ऐसा इंसुलेटर जो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करे वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो तरह के, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें तो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं होते हैं। यहाँ पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड हो जाते हैं। या फिर बात करें कि यहाँ तो P is not equals to zero, डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा और यहाँ हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो होगा।
अब एक टर्म बचती है इसमें, पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक्स है, इसमें कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ चीज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं कहीं कुछ भी है। अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद होगा क्या कि जो सारे नेगेटिव हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे। मतलब इनका जो अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं था, वो सारा अरेंजमेंट एक फिक्स ऑर्डर में आ जाएगा, सारा नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने बन रही है, इसका नाम क्या है बच्चों? पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन को डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। तो इसमें एक चीज आती है, वो क्या है? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या होगा? लीनियर मतलब लाइन में, किसके लाइन में? फील्ड के लाइन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, कि अगर कहीं ऐसा हो कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें फील्ड की डायरेक्शन में ही पोलराइजेशन हो जाए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग जाए? पोलराइजेशन हो जाए। तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और उसमें एक सिचुएशन होती है कि पी वेक्टर प्रोपोर्शनल होता है ई वेक्टर के, और डायरेक्शन दोनों की सेम होती है कि पोलराइजेशन की डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी हो, और इंटेंसिटी जो है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसे कहेंगे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और अगर आप यहां पर कांस्टेंट लगाएं इसको, वो आएगा काई ई, और काई ई इक्वल होगा पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। और काई ई को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी, और ये जो है वो पोलराइजेशन के काम आता है। अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन कौन बताता है? काई ई बताता है। और ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस है, यूनिट नहीं होती है इसकी, और डायमेंशन इसका नहीं होता है। ये सिर्फ आपको पोलराइजेशन का अमाउंट बताता है। अब इसके साथ ही देखिए दो चीजें और हैं। एक तो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और एक है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी, या फिर बोले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो है कैसे? देखिए सबसे पहले देखते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो मान लो
कि आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर कोई इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात है, इसको मैं हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं। तो हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्या निकल जाएंगे इसमें से, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन गए, इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो इस सिचुएशन का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। कि अगर आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इससे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और इस ब्रेकडाउन से पहले की बात करें, कब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो ये वाली जो इसकी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट अप टू व्हिच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डज नॉट अकर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एयर के लिए इसकी वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ये था बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। इसका आपको नोट्स बनाना है बच्चों, और अगर आपको इनमें किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो आप लोग वीडियो लेक्चर को देख नहीं रहे हैं, और दूसरा इसका मतलब है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सब कुछ आ रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, आप फेस कर रहे हैं, उनको बताएं। और चैप्टर नंबर 3 के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए हैं उनको भी स्टडी करते रहें साथ साथ। और किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो आप इसको शेयर करें। अब इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब इससे जो कैपेसिटेंस वाले जो टॉपिक हैं वो आप अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुछ भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। और इसमें से देखो कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि आपको लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पूछा हुआ है, पोलराइजेशन के बारे में पूछा हुआ है, पोलर और नॉन पोलर के लिए आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछी है, या डाइपोल मोमेंट देखिए आपको ये बताया पूछा है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, या फिर आप डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या जो कोइंसाइड हो रहे हैं एक में नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। आपको ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइसेस में मिल जाएंगे या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिल सकते हैं, तो उनका आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।